हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9th इकोनॉमिक्स, द स्टोरी ऑफ पालमपुर। तो इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जैसे कि प्रोडक्शन। तो ये कहानी है एक गांव की जिसका नाम है पालमपुर। पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, दैट मीन्स ऐसा कोई विलेज रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। पालमपुर नाम का एक गांव हिमाचल प्रदेश में है, पर यहाँ पे उस गांव की बात नहीं हो रही है। ये एक इमेजिनरी गांव है जो क्रिएट किया गया है हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। पालमपुर गांव में 450 परिवार रहते हैं, जिसमें से 80 बिलोंग करते हैं अपर कास्ट को। गांव की ज़्यादातर ज़मीनें इन्हीं अपर कास्ट लोगों की हैं और उनके घर बहुत बड़े बड़े ईंटों और सीमेंट से बने हुए होते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ गांव की 1/3 आबादी है लोअर कास्ट लोगों की, जो गांव के एक कोने में रहते हैं और इनके घर छोटे होते हैं और मिट्टी और स्ट्रॉ के बने हुए होते हैं। पालमपुर की बेसिक सुविधाएं जैसे कि बिजली, पानी, रोड, हॉस्पिटल, स्कूल और इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। जैसे कि यहाँ के ज़्यादातर घरों में बिजली का कनेक्शन है, ट्यूबवेल्स में बिजली का कनेक्शन है जिससे खेतों तक पानी पहुँचाया जाता है। यहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल्स, एक हाई स्कूल और एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है। यहाँ की रोड्स अच्छी हैं और यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ के लोग कई तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ करते हैं जैसे कि बुलक कार्ट, टोंगा, बोगीज़ और मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर्स और ट्रक्स। पालमपुर अपने पड़ोसी गांव और छोटे शहरों से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है। पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा गांव है जिसका नाम है रायगंज, और रायगंज कनेक्टेड है एक दूसरे छोटे शहर से जिसका नाम है शाहपुर। तो इस हाइपोथेटिकल यानी कि इमेजिनरी गांव पालमपुर के थ्रू हम देखेंगे कि गांव में कौन सी अलग अलग टाइप की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ की जाती हैं। यूजुअली गांव वालों की मेन एक्टिविटी होती है फार्मिंग यानी कि खेती, और पालमपुर के भी ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो और भी काम करते हैं जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग से मतलब है जैसे कि छोटे लेवल पे कोई बिजनेस करना, जैसे कि गन्ने से गुड़ को बनाना, ये कहलाएगा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो इन टाइप के प्रोडक्शंस में कुछ तरह के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि सूरज, पानी, हवा, मैन मेड आइटम्स जैसे कि मशीनें, ह्यूमन एफर्ट्स जैसे कि उन कामों को करने के लिए लेबरर्स एंड वर्कर्स, एंड ऑफ कोर्स पैसा चाहिए होता है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है कोई भी बिजनेस करने के लिए, चाहे वो लार्ज स्केल बिजनेस हो या फिर स्मॉल स्केल बिजनेस हो। तो इस छोटी सी स्टोरी के थ्रू हमें एक फेयर आइडिया मिल गया कि इस गांव में पालमपुर में कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और यहाँ के लोगों की डिफरेंट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में प्रोडक्शन के बारे में और इन एक्टिविटीज़ के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर की मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है फार्मिंग यानी कि खेती। यहाँ के 75% लोग खेती पे ही डिपेंडेंट हैं अपनी रोज़ी रोटी के लिए। यहाँ पे कुछ लोग फार्मर्स होते हैं यानी कि किसान होते हैं, और कुछ लोग फार्म लेबरर्स यानी कि जो फार्मर्स को असिस्ट करते हैं कुछ छोटे मोटे कामों को करने, लाइक क्रॉप्स को काटना हुआ, दवाइयों का छिड़काव करना हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर पालमपुर में खेती के लिए जो ज़मीनें हैं वो फिक्स्ड हैं। 1960 से यहाँ के लोगों के पास जितनी ज़मीनें थीं उतनी ही है। यहाँ पे ज़मीनें ना बढ़ी हैं और ना ही घटी, पर यहाँ के लोगों ने कुछ वेस्ट लैंड यानी कि बंजर ज़मीनों को उपजाऊ ज़मीन में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड। तो जैसे कि हमें दूध या पानी को मेजर करना होता है तो हम उसे लीटर या मिलीलीटर में मेजर करेंगे, और हमें डिस्टेंस को मेजर करना हो कि हम कितने दूर गए तो हम उसे मीटर या किलोमीटर में मेजर करेंगे। उसी तरह ज़मीनों को मेजर करने के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट होती है जिसे कहते हैं हेक्टेयर। पर गांव वगैरह में आप लोगों ने सुना होगा कि वहाँ पे वो लोकल यूनिट्स का यूज़ करते हैं जैसे कि बीघा। इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। तो अब हम देखेंगे कि ऐसा कोई तरीका है कि हमारे पास सेम लैंड हो, उतनी ही स्पेसिफिक लैंड हो, और हम क्या उसमें ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं कि नहीं।
पालमपुर में कोई भी ज़मीन खाली नहीं पड़ी होती, वहाँ पे हर ज़मीन पे कल्टीवेशन होता है, यानी कि हर ज़मीन पे खेती होती, कोई भी ज़मीन बंजर नहीं होती। यहाँ पर रेनी सीज़न में किसान बाजरा और ज्वार उगाते हैं, अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू उगाते हैं और विंटर सीज़न में गेहूँ उगाते हैं। यहाँ पे जो भी गेहूँ का प्रोडक्शन होता है, किसान उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर अपने फैमिलीज़ के लिए रख लेते हैं और बाकी बचा हुआ हिस्सा अपने पास के गांव रायगंज में बेच देते हैं। गेहूँ के अलावा यहाँ पर किसान कुछ ज़मीनों पर गन्ने भी उगाते हैं और इनको साल में सिर्फ एक ही बार हार्वेस्ट करते हैं और फिर अपने पास के शहर शाहपुर में इन गन्नों को बेच देते हैं या फिर इन गन्नों से गुड़ बनाकर बेच देते हैं। पालमपुर के लोग साल में 3 डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स इसलिए उगा पाते हैं क्योंकि यहाँ का इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, यानी कि पानी खेतों तक बहुत अच्छे तरीके से पहुँच जाता है। पालमपुर में बिजली की सप्लाई अच्छी होने की वजह से यहाँ का इरिगेशन सिस्टम भी अच्छा, क्योंकि बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल से कंटिन्यूअस और हाई स्पीड पे पानी आता है, जिससे खेतों तक पानी पहुँचाने में बहुत आसानी होती है। यहाँ का पहला ट्यूबवेल गवर्नमेंट ने लगवाया था, पर जब यहाँ के लोगों को रियलाइज़ बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल से वो अपने खेतों तक कितनी अच्छी तरह से पानी पहुँचा पा रहे हैं, तो वो लोग अपने पैसे खर्च करके और भी इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स लगवाने लगे। इस वजह से मिड 1970s तक पालमपुर के जितने भी खेत थे सब अच्छी तरह से इरिगेटेड हो गए थे। पालमपुर के लोग एक साल में अलग अलग 3 तरह की फसल उगाते हैं, जिससे लैंड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। एक छोटे से लैंड पे वो अलग अलग वैरायटीज के क्रॉप्स उगा पाते हैं ज़्यादा मात्रा में, और एक ज़मीन पे एक साल के अंदर अलग अलग तरीके के क्रॉप्स उगाने को कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। तो एक स्पेसिफिक लैंड पे ज़्यादा क्रॉप्स उगाने का तरीका है मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी कि एक साल के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप उगाना, इसको कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। और दूसरा तरीका है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। 1960 तक पालमपुर के लोग ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ करते थे। तो लोकल सीड्स यूज़ करने का ये फ़ायदा था कि पानी कम लगता था, यानी कि लेस इरिगेशन, और गाय का गोबर एज अ फर्टिलाइज़र्स यूज़ किया जाता। और क्योंकि ये सारी चीज़ें किसानों के पास ऑलरेडी अवेलेबल थी, इसलिए पैसे कम खर्च होते थे। पर लेट 1960s में ग्रेन रेवोल्यूशन आया, जिसमें एक किसान ने गेहूं और चावल उगाना स्टार्ट किया हाई क्वालिटी सीड से, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड से, जो कि ट्रेडिशनल सीड्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अनाज पैदा करते, जिससे किसानों को उतनी ही लैंड में ज़्यादा फसल मिल जाती थी। पर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स में ये प्रॉब्लम थी कि उनको पानी ज़्यादा चाहिए होता था और सिर्फ नेचुरल फर्टिलाइजर से काम नहीं चलता था, यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स भी चाहिए होते थे ताकि सीड से बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें। सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के फार्मर्स ने ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ करना और ट्यूबवेल से इरिगेशन, फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना, और उनमें से कुछ ने तो ट्रैक्टर्स और थ्रेशर्स भी खरीद लिए, जिससे गुड़ाई और फसल की कटाई में भी बहुत ज़्यादा आसानी हो गई और बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये सारे काम होने लगे, और एज अ रिज़ल्ट उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में गेहूं की फसल काटने को मिली। पालमपुर में अगर 1 हेक्टेयर में लोग ट्रेडिशनल सीड से गेहूं उगाते थे तो उनको सिर्फ 1300 किलोग्राम मिलता था, और उधर दूसरी तरफ सेम ज़मीन में अगर वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को उगाते थे तो उन्हें 3200 किलो पर हेक्टेयर गेहूं में। तो यहाँ सीड्स बदलने से फार्मर्स की वीट के प्रोडक्शन जस्ट डबल हो गया, जिससे वो मार्केट में ज़्यादा गेहूं बेचकर ज़्यादा पैसे अर्न कर पाते थे। तो हमने देखा कि पालमपुर के लोग सेम ज़मीन पर 2 तरीक़ों से ज़्यादा फसल उगा पाते थे, और वो 2 तरीके थे मिक्स्ड क्रॉपिंग, यानी कि साल में 3 अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाना, और दूसरा था हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यानी कि अच्छी क्वालिटी की सीड्स का यूज़ करना प्लस अच्छा इरिगेशन सिस्टम और पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर। विल द लैंड सस्टेन? तो जैसा कि हम जानते हैं कि ज़मीन एक नेचुरल रिसोर्स है, हमें नेचर ने प्रोवाइड करी है, या हम खुद नहीं बनाते, तो हमें इसका यूज़ करने में भी बहुत केयरफुल रहना पड़ता है।
बहुत सारी साइंटिफिक रिपोर्ट से ये पता चलता है कि जो मॉडर्न वो नेचुरल रिसोर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो ख़राब होने की कगार पर आ जाता है। बहुत सारी जगहों पे देखा गया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से, जिसमें कि हम बहुत सारे केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, इससे हमारे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। और लगातार वाटर ट्यूबवेल्स का यूज़ करने से ज़मीन के नीचे का जो पानी का लेवल है वो भी कम होता जाता है। ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि सॉइल की फर्टिलिटी और अंडरग्राउंड वाटर, ज़मीन के नीचे का पानी, ये सारी चीज़ें बनने में बहुत सारे साल लगते हैं। और ये एक बार ख़राब हो जाता है तो इसको ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। केमिकल फर्टिलाइज़र्स से कुछ ऐसे मिनरल्स निकलते हैं जो कि पानी में मिल के पेड़ों तक पहुंचते हैं। ये बहुत ज़्यादा टाइम तक मिट्टी में नहीं रह पाते और वो मिट्टी से निकल कर पानी को गंदा करते हैं, जो कि रिवर्स और लेक्स तक जाते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र्स से जो ज़मीन के नीचे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी मर जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि कुछ टाइम के बाद सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर? जिसका मतलब है हम ये देखेंगे कि पालमपुर के फार्मर्स के बीच ज़मीन का बंटवारा किस तरह से हुआ है। तो खेती के लिए ज़मीन कितनी ज़रूरी है ये तो हमें पता ही है, बट अनफॉर्चुनेटली खेती करने वाले सभी लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं होती। पालमपुर में 450 फैमिलीज़ रहती हैं। इसमें से 1/3 यानी कि 150 फैमिलीज़ जो कि दलित्स हैं, उनके पास कोई ज़मीन नहीं है खेती करने के लिए। उसमें से 300 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास ज़मीन है, पर उसमें से 240 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास सिर्फ छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, जिनकी ज़मीनें 2 हेक्टेयर से भी कम हैं, और इन पे खेती करने से कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो जिससे वो अपने फैमिली को भी खिला सकें और मार्केट में भी बेच सकें। 1960 में गोविंद नाम का एक किसान था जिसके पास 2.25 हेक्टेयर्स की ज़मीन थी और एक बफेलो थी। गोविंद की ज़मीन अनइरिगेटेड थी, मतलब वहाँ तक पानी नहीं पहुँचता था। तो गोविंद अपने 3 बेटों के साथ मिलकर काफ़ी मेहनत कर कर अपनी ज़मीन को कल्टीवेट कर लेता है, यानी कि उसको उपजाऊ बना लेता है। तो काफ़ी साल बाद जब गोविंद की डेथ हो जाती है तो वो ज़मीन को गोविंद के बेटे 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो हर एक बेटे को सिर्फ 0.75 हेक्टेयर ज़मीन ही मिलती है। ज़मीन पर इतनी मेहनत करने के बाद, उसको इतना उपजाऊ बनाने के बाद, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज़ करने के बाद भी गोविंद के बेटे अपने अपने पोर्शन से इतना नहीं कमा पाते कि वो अपना घर चला सकें। तो उनको कुछ और भी दूसरे काम करने पड़ते हैं ताकि उनको सफिशिएंट पैसा मिल सके। तो इससे हमें पता चलता है कि कितनी छोटे छोटे टुकड़ों में ज़मीनें बटी हुई हैं किसानों के बीच। और यहाँ दूसरी तरफ गांव की आधी से ज़्यादा ज़मीनें बड़े बड़े प्लॉट्स में डिवाइडेड हैं जो कि बड़े किसानों को बिलोंग करती हैं। यहाँ की 60 फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा बड़ी ज़मीनों पे अपना कल्टीवेशन करते हैं, अपनी फसल उगाते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं कि जिनकी ज़मीनें 10 हेक्टेयर्स या फिर उससे ज़्यादा भी बड़ी हैं। तो आउट ऑफ 450 फैमिलीज़ 150 के पास तो ज़मीन ही नहीं है, जिसमें से 240 के पास ज़मीन है पर वो 2 हेक्टेयर से भी कम है, इतनी छोटी है कि वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं है। और सिर्फ 60 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा की ज़मीन है, और यही लोग अपने उगाई हुई फसल से खुद भी खाते हैं और मार्केट में बेचकर अच्छे पैसे भी कमा लेते हैं। हु विल प्रोवाइड द लेबर? मतलब खेती के लिए लेबर कौन प्रोवाइड करेगा? तो किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़रूरी होती है लैंड। पर लैंड के बाद हमारे पास कोई काम करने वाला भी होना चाहिए जो हमें वो काम करके देगा। तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं लेबरर्स और वर्कर्स। और फार्मिंग ऐसा काम है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है। छोटे किसान जो होते हैं, जिनकी ज़मीनें छोटी होती हैं, वो खुद और अपनी फैमिलीज़ के साथ अपनी लैंड को कल्टीवेट करते हैं। वह अपना सारा काम वो खुद करते हैं, हार्वेस्टिंग से लेकर दवाइयों का छिड़कना, हर एक चीज़ वो खुद करते हैं। पर जो बड़े किसान होते हैं, जिनकी ज़मीनें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, वो खुद तो करते ही हैं, साथ में वो कुछ फार्म लेबरर्स को भी हायर कर लेते हैं।
यानी कि कुछ ऐसे लोग जिनके पास खेती के लिए कोई ज़मीन नहीं होती, तो वो आकर इन बड़े किसानों के खेतों पर काम करते हैं, जैसे कि फ़सल की कटाई करना हुआ, दवाइयाँ छिड़कना हुआ, और फिर उसके बदले उनको उसके पैसे मिलते हैं। फार्म लेबरर्स या तो वो होते हैं जिनके पास बहुत ही छोटी-मोटी ज़मीनें होती हैं, या तो फिर होती ही नहीं। फार्म लेबरर्स दूसरों के ज़मीनों पर काम तो करते हैं, पर इनका उन ज़मीनों पर कोई हक नहीं होता, बल्कि ये जो भी काम करते हैं उसके बदले इन्हें पैसे मिलते हैं। बड़े किसानों से या तो पैसे मिलते हैं या फिर इनके काम के बदले इन्हें कुछ फसल मिल जाती है, और कभी-कभार इनको खाना भी। तो एक फार्म लेबरर कितना कमा लेता है ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे काम कर रहा है, किस जगह पे, और वो जिस खेत में काम कर रहा है वहाँ पे कौन सी फसल उग रही है, और वो जिसके ज़मीन पे काम कर रहा है उसने उसको किस तरह का काम दिया है, काटने का या फिर बोने का या फिर दवा छिड़कने का, किस तरह का काम है, इस चीज़ पे उसकी तनख्वाह डिपेंड करती है, उसको किस तरह की फसल मिलेगी वो डिपेंड करती है, और किस तरह का खाना मिलेगा ये भी डिपेंड करता है। तो अब हम एक फार्म लेबरर की स्टोरी पढ़ते हैं, डाला की। तो डाला एक फार्म लेबरर है जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है, और वो पालमपुर में काम करता है डेली वेजेस पे, मतलब वो जिसके खेत में काम कर, वो रोज़ अपने खेत में उस डाला से काम करवाता है और शाम को उसको उसके काम के पैसे दे देता है। जिसका मतलब है ये है कि डाला को हमेशा काम की तलाश करनी पड़ती है। एक जगह काम ख़त्म हो जाता है तो उसे दूसरे के खेत पे काम की तलाश करने के लिए जाना पड़ता है। गवर्नमेंट के हिसाब से एक फार्म लेबरर को डेली के हिसाब से 115 रुपये मिलने चाहिए, पर डाला को सिर्फ 80 रुपये मिलते हैं। यहाँ पर फार्म लेबरर्स के बीच भी बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन रहता है। ये फार्म लेबरर्स कम पैसे में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। डाला अपनी परेशानी रामकली से शेयर करता है, जो एक दूसरी फार्म लेबरर है। डाला रामकली से शेयर करता है कि आजकल हमारे पास काम बहुत कम है। हमें सिर्फ जो थोड़ा बहुत काम मिलता है वो हमें सिर्फ बड़े किसानों से मिलता है। तो रामकली कहती है कि हमारे गांव का एक बड़ा किसान है घनश्याम। उसने फसल काटने के लिए एक मशीन खरीद ली है, जिसका मतलब ये है कि जब फसल काटने का सीज़न आएगा तो उसमें हमें उससे बिल्कुल भी काम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास एक मशीन अवेलेबल है अब। जिस पे डाला कहता है कि हाँ, यहाँ के बड़े किसानों के पास हर काम के लिए अब एक मशीन अवेलेबल है, जैसे कि ट्रैक्टर्स, प्लॉइंग मशीन और हार्वेस्टर्स। यहाँ तक कि वीड्स हटाने के लिए भी उनके पास स्प्रे है, जिसके लिए उनको सिर्फ स्प्रे छिड़कना पड़ता है और वीड्स हट जाते हैं। जिस पे रामकली कहती है कि हाँ, मुझे लगता है कि इस बार खेतों में काम नहीं मिलेगा, तो मुझे ईंट के भट्टे पे काम ढूंढना पड़ेगा। जिस पे डाला रामकली से बताता है कि हाँ, मैंने लास्ट ईयर 2000 रुपये उधार लिए थे गांव के एक लोकल मनी लेंडर से, और मुझे उसे चुकता करने हैं, पर मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं इतना भी नहीं कमा पाता कि मैं ठीक से 2 टाइम का खाना अपने फैमिली को प्रोवाइड कर सकूं, तो मैं ये उधार कैसे चुकता करूंगा। जिस पे रामकली रिप्लाई करती है कि मेरी सिचुएशन कुछ खास अच्छी नहीं है तुमसे। मैंने पहले मनी लेंडर से कुछ पैसे उधार लिए थे जो मैं चुकता नहीं कर पाई, तो अब मनी लेंडर्स तो मुझे पैसे देते ही नहीं हैं। तो इस कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि फार्म लेबरर्स कितने प्रॉब्लम में होते हैं, स्पेशली मॉडर्न फार्मिंग से उनकी प्रॉब्लम्स कितनी बढ़ गई, क्योंकि हर काम के लिए मशीन्स अवेलेबल हैं, इसलिए उनका काम कम होता जा रहा है। हमें फार्मिंग के लिए सबसे पहले तो लैंड चाहिए होती है, उसके बाद लेबर चाहिए होता है, और जो नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए होती है वो होती है कैपिटल। जैसा कि हमने पढ़ा था, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, मनी, रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कैपिटल के अंदर आती हैं, और स्पेशली मॉडर्न फार्मिंग में तो बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। इसमें हमें अच्छी सीड्स चाहिए होती हैं, उसके लिए हमें ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ते हैं। प्लस इरिगेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, उसके लिए हमें ट्यूबवेल्स लगवाने पड़ते हैं जो इलेक्ट्रिक से चलें, यानी कि बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल्स। उसमें भी हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं जब हम मॉडर्न फार्मिंग करते हैं। तो फार्मर्स को पहले जितना पैसा चाहिए होता था फार्मिंग करने के लिए, अब उससे कहीं ज़्यादा चाहिए होता है। तो आज हम पढ़ेंगे द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। तो आजकल के बहुत सारे छोटे किसानों को किसानी करने के लिए पैसे उधार लेने पड़ते हैं।
और उन पैसों पे लोन इतना ज़्यादा होता है कि जिससे किसानों का स्ट्रेस और भी बढ़ जाता है। तो हम एक स्टोरी पढ़ेंगे एक छोटी किसान की जिसका नाम है सविता। सविता के पास सिर्फ 1 हेक्टेयर ज़मीन है जिसमें वो डिसाइड करती है कि वो गेहूं का खेती करेगी। पर खेती करने के लिए उसे चाहिए अच्छे सीड्स, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स और पैसे चाहिए उसे पानी ख़रीदने के लिए और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ख़रीदने के लिए जो खेती में यूज़ होते हैं। जब वो अपने सारे खर्चे का टोटल एस्टिमेट निकालती है तो उसको पता चलता है कि उसे कुछ 3,000 रुपये लगाने पड़ेंगे ताकि वो अपनी छोटी सी ज़मीन पे गेहूं का कल्टीवेशन कर सके। पर उसके पास वो पैसे नहीं होते हैं तो वो डिसाइड करती है कि वो एक गांव के बहुत ही अमीर किसान से उधार ले लेगी। उस किसान का नाम है तेजपाल सिंह। तेजपाल सिंह सविता को लोन देने के लिए तो रेडी हो जाता है पर वो उस पे 24% का इंटरेस्ट लगा देता है 4 महीने पे। यानी कि सविता को वो लिए हुए पैसे प्लस 24% इंटरेस्ट के साथ लौटाने होंगे 4 महीने के बाद। तेजपाल सिंह सविता को अपने खेतों पर एज अ फार्म लेबरर भी काम दे देता है पर वो उस बेचारी को सिर्फ 35 रुपये प्रतिदिन देता है जो कि काफ़ी कम है। प्लस सविता को अपने खेत का सारा काम खुद ही करना पड़ता है। साथ ही उसे अपनी फैमिली की भी देख रेख करनी होती है क्योंकि उसके ऊपर अपने घर की भी सारी जिम्मेदारियां हैं। पर फिर भी सविता इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद भी लोन लेती है और उसको चुकाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। तो इस स्टोरी से हमें एक आइडिया मिलता है कि जो बहुत ज़्यादा छोटे और गरीब किसान जो होते हैं वो किस तरह से अपने खेतों के लिए कैपिटल का इंतज़ाम करते हैं। पर दूसरी तरफ जो थोड़े बड़े किसान होते हैं जिनकी ज़मीनें थोड़ी बड़ी होती हैं वो अपने कैपिटल का इंतज़ाम अपनी ही सेविंग से कर लेते हैं क्योंकि उनकी ज़मीनें बड़ी होती हैं तो उनकी फ़सल ज़्यादा होती है जिससे वो थोड़े अच्छे पैसे कमा लेते हैं। तो वो उन्हीं पैसों में से कुछ पैसे सेव कर लेते हैं जिससे उनकी नेक्स्ट फार्मिंग के लिए कैपिटल का इंतज़ाम हो जाता है। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सरप्लस का मतलब क्या होता है। तो सरप्लस मीन्स जब कोई भी चीज़ का हम प्रोडक्शन करते हैं और हम उसको अपनी ज़रूरत के लिए यूज़ करते हैं और हमारी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है और उसके बाद जो वो चीज़ बचती है वो सरप्लस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी किसान ने अपने खेत में गेहूँ बोया और गेहूँ बहुत अच्छी तरह से उगा और उसकी हार्वेस्टिंग हुई। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो सबसे पहले उतना निकाल लेगा जितने की उसको और उसके फैमिली को ज़रूरत होगी पूरे साल खाने के लिए। फिर उसके बाद जो बचेगा वो कहलाएगा सरप्लस। तो ऑफ कोर्स जो बचा हुआ गेहूँ रहेगा उसे वो बेच देगा। तो इसी को बोलेंगे सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। यानी कि फार्म प्रोडक्ट्स मतलब खेती में से जो सरप्लस है, जो एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट है उसको बेच देना, इसी को बोलते हैं सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। जैसे कि 2 छोटे किसान सविता और गोपिन, उनके बच्चे जो खेती करते हैं गेहूं की उसमें सरप्लस वीट बहुत कम होता है। जो एक्स्ट्रा गेहूं होता है अपार्ट फ्रॉम जो उनकी ज़रूरत के लिए होता है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा गेहूं होता है वो बहुत कम होता है। तो वो मैक्सिमम अपनी फैमिली के लिए ही रख लेते हैं जो वो पूरे साल खाने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये सेल ऑफ सरप्लस वाला सीन बड़े किसानों के लिए ही है क्योंकि छोटे किसान तो मुश्किल से अपने गुजारे के लिए ही अनाज उगा पाते हैं अपनी छोटी सी ज़मीन पर। तो बड़े किसान ये सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स को ही बेच के अच्छे पैसे कमा लेते हैं जिससे उनकी अच्छी सेविंग्स हो जाती हैं और वो इन सेविंग्स को अपने नेक्स्ट फार्मिंग में यूज़ कर लेते हैं। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। तो अभी तक तो हमने पढ़ा कि फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर, यानी कि पालमपुर के ज़्यादातर लोग फार्मिंग करते हैं और उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और अब हम पढ़ेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, यानी कि खेती के अलावा और भी जो सारे काम पालमपुर के लोग करते हैं उसके बारे में। सिर्फ 25% लोग ऐसे हैं पालमपुर के जो फार्मिंग नहीं करते।
तो फार्मिंग के अलावा जो दूसरा काम बहुत सारे लोग पालमपुर के करते हैं वो है डेयरी। तो पालमपुर के बहुत सारे लोग दूध बेचने का काम भी करते हैं। वो अपने बफेलोज़ को घास और ज्वार और बाजरा खिलाते हैं जो रेनी सीज़न में उगता है, और जो उनको उससे मिल्क मिलता है वो उसको रायगंज में बेच देते हैं, जो पालमपुर के पास एक बहुत बड़ा गांव है। और फिर कुछ ट्रेडर्स ये सारे दूध को ले जाते हैं रायगंज से शाहपुर, जो कि पास में एक छोटा शहर है, फिर वो आसपास के और भी छोटे शहरों तक जाता है। सेकंड काम जो पालमपुर के लोग करते हैं वो है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कोई भी चीज़ को बनाना पर बहुत ही छोटे स्केल पे, बहुत ही छोटे लेवल पे। तो पालमपुर के कुछ 50 लोग ही स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस बिल्कुल भी बड़े फैक्ट्रीज़ की तरह नहीं होता, और ये ज़्यादातर लोग अपने घरों पर ही करते हैं, अपने घर वालों के साथ मिलके। जैसे कि पालमपुर के ही रहने वाले हैं मिश्री लाल, उन्होंने शुगर केन क्रश करने वाली एक मशीन ख़रीद ली है और उसे अपने फील्ड में सेटअप करा दी है। ये काम पहले बुलक्स की हेल्प से किया जाता था, पर अब इसको मशीन के हेल्प से किया जाता है। मिश्री लाल दूसरे किसानों से गन्ने खरीद लेते हैं और उसके बाद वो अपनी मशीन के हेल्प से इसको गुड़ में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर वो इस गुड़ को ले जाकर शाहपुर में बेच देते हैं, जिससे उन्हें प्रॉफिट मिल जाता है। पालमपुर के कुछ लोग शॉपकीपर्स भी होते हैं। पालमपुर के बहुत कम ही लोग ट्रेड के बिज़नेस में हैं, और जो हैं वो दुकानें रखते हैं। वो शहर से जाकर होलसेल मार्केट से कुछ चीज़ें ले आते हैं और उसके बाद गांव में लाकर उसको बेच देते हैं। यहाँ पर लोगों ने जनरल स्टोर्स खोल कर रखे हैं, जिसमें आटा, चावल, चीनी, तेल जैसे राशन बेचते हैं, और नोटबुक, पेन, पेंसिल, टूथपेस्ट, कैंडल्स जैसी चीज़ें भी बेचते हैं, और कुछ लोग कपड़े भी बेचते हैं। और कुछ लोग जिनके घर बस स्टैंड के पास हैं, वो लोग अपने घर के पास ही छोटे छोटे ठेले लगाकर खाने पीने की चीज़ें भी बेचते हैं। जैसे कि गांव का ही रहने वाला एक बंदा करीम, उसने गांव में एक छोटा सा कंप्यूटर क्लास सेंटर खोल रखा है। करीम ने देखा कि उसके गांव के बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर क्लासेस करने के लिए अपने पास के छोटे शहर शाहपुर में जाते हैं, तो उसने सोचा कि वो अपने घर पे ही अपने गांव में एक कंप्यूटर क्लास खोलेगा। तो वो अपने घर के ही आगे वाले रूम में कंप्यूटर ख़रीदकर एक सेटअप तैयार कर देता है, और गांव की 2 एजुकेटेड औरतों को, जिनको कंप्यूटर की नॉलेज थी, उनको एज अ टीचर हायर कर लेता है, और बहुत सारे हाई स्कूल के बच्चे उसके कोचिंग क्लास में एडमिशन लेते हैं। तो और जो दूसरा काम पालमपुर के लोग करते हैं वो है ट्रांसपोर्ट। ये भी एक ऐसा काम है जो पालमपुर के लोगों के बीच बहुत ज़्यादा तेज़ी से फेमस हो रहा है। पालमपुर से रायगंज जाने वाली रोड पे बहुत तरह तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि रिक्शा, टोंगा, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, बुलक कार्ट्स, बोगी एक्सेट्रा। तो कुछ लोग या तो लोगों को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, या फिर कुछ लोग सामान को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। जैसे कि गांव का ही रहने वाला एक बंदा किशोरा, वो फार्म लेबरर है, और फार्म लेबर्स इतना नहीं कमा पाते सिर्फ लेबरिंग करके कि वो अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो कुछ सालों से किशोरा ने एक दूसरा काम भी स्टार्ट किया अपार्ट फ्रॉम लेबरिंग। कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट की थी, जिसमें गरीब किसानों को भी लोन मिल जाता था। किशोरा ने गरीबी की वजह से वो लोन ले तो लिया था, पर उसे चुकता करने में उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो अपार्ट फ्रॉम फार्म लेबरिंग वो बफेलो मिल्क भी बेचता था, पर उससे भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती थी। तो वो अपनी बफेलो में एक कार्ट अटैच कर देता है, फिर वो उस कार्ट को यूज़ करता है ट्रांसपोर्ट के लिए। वो कुछ लोगों से पैसे लेकर उनके सामान को गांव से शहर तक ट्रांसपोर्ट करता है। ये काम वो हफ्ते में 1-2 बार कर लेता है, जैसे कि बहुत सारा गुड़ को शाहपुर तक पहुंचाना हुआ, या फिर किसी पॉटर के लिए रिवर गंगा से बहुत सारी मिट्टी लानी हुई,
तो ये सारे एडिशनल काम वो कर लेता था अपनी कार्ट की हेल्प से, जिससे वो थोड़े ज़्यादा पैसे अर्न कर पाता था।